नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं 7 बजे की शुरुआत करते हैं बीएसएफ के जवानों के दर्द से। वो तो सिर्फ रोटी दाल ही मांग रहे थे, लेकिन वो भी नहीं मिली तो इंसाफ के लिए अब आवाज उठाई है। आज बीएसएफ के एडीजी उसी पोस्ट पर पहुंचे जहां तेज बहादुर यादव तैनात थे और वहां उन्होंने अपनी भूख को लफ्जों की शक्ल में सामने रखा था। आज जवानों के बीच मिठाई बांटी गई, लेकिन उस दिन दाल रोटी पर ही आफत थी। खैर, एडीजी ने इंसाफ का भरोसा तो दिलाया है, लेकिन अंतरिम रिपोर्ट में बीएसएफ ने साफ कर दिया कि अफसरों ने मुआयना किया और किसी जवान ने खाने को लेकर कोई शिकायत अभी तक दर्ज नहीं की थी। यहां तक तेज बहादुर ने भी अफसरों की टीम के सामने खाने का सवाल नहीं उठाया था, ऐसा कहना है अब बीएसएफ का। आपको दिखा दें कि आज जिस तरीके से मिठाई बांटी गई है, ये जबकि वरिष्ठ अफसर वहां पर उस पोस्ट पर मौजूद थे, पर वो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अपने टीवी पर, ये वो तस्वीरें हैं जो उस वक्त तेज बहादुर ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे पर कैद की थी। दाल में तड़का नहीं है, रोटियां जली हुई हैं, एक सूखे जले हुए पराठे को चाय के साथ खाने पर मजबूर था। इसीलिए उसने कहा, आखिरकार उसने अपनी आवाज इस मोबाइल वीडियो के जरिए उठाई। सब ठीक ठाक, सब ठीक ठाक, कहीं कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल बिना डर खौफ के बढ़िया के हैं। खाना वाना ठीक बा, ठीक हो गया, कहीं कोई परेशानी। कितना दिन नौकरी हुई? 25 साल सर। कहाँ कहाँ नौकरी की? 11 साल एसपीजी में, बाकी बीएसएफ में। एसपीजी में? जी सर। तो छोटे बच्चे जो नए लगे हैं उनको आपको बीएसएफ की जो संस्कृति है, संस्कार, उसके बारे में बताने का है ना। आप लोग जो बड़े उम्र में हैं, सीनियर हैं, वो आप अपना जो तजुर्बा है, जो अनुशासन है, जो अच्छी बातें हैं, वो आप लोगों को बताना चाहिए, है ना। बताया कीजिए। आपको लगता है कि जब आप शुरू में नौकरी में आए और आज जो आप नौकरी में हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं कि वैसी हैं, कम हुई हैं, क्या हुआ? अभी बहुत सुविधाएं बढ़ी हैं सर। बढ़ी हैं? हाँ सर, खाना और रहना, लिविंग अकोमोडेशन, सभी की सुविधाएं बहुत बढ़ी हैं सर। सब ठीक ठाक है? कैसा? हाँ ठीक है सर, ठीक है। परेशानी होती है तो सीनियर ख्याल रखते हैं, आप लोग का ख्याल रखते हैं? हाँ सर, ख्याल फिलहाल पीएमओ ने भी तेज बहादुर के मामले में दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने भी इस मामले पर रिपोर्ट तलब की है। गृह मंत्रालय से रिपोर्ट की मांग की गई है। वहीं आज तक से बातचीत में जवान तेज बहादुर की पत्नी ने पति की सुरक्षा को लेकर डर जाहिर किया है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा, जो कि एक पराठा मिलता है जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। तेज बहादुर की इंसाफ की गुहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक चली गई है। पीएमओ ने गृह मंत्रालय से मामले की रिपोर्ट मांग ली है। साथ ही इस बात का जवाब भी मांगा है कि केंद्र सरकार जो सुविधाएं दे रही है वो जवानों तक क्यों नहीं पहुंच रही। और होता नहीं, हम समझते हैं कहीं हुआ ऐसा तो उसको भी देखा जाएगा, जांच तो होगी। क्यों तो जो जवान बोल रहे हैं, ये देश की रक्षा के लिए काम करने वाले जवान हैं, तैनात हैं, समाज की रक्षा के लिए काम करते हैं। इनको इतनी अनदेखी हम नहीं करेंगे। फिर भी हम रिपोर्ट आने के बाद में उसके मामले में हम एक्शन भी लेंगे, सोचेंगे भी, कोई सुधार की जरूरत सुधार किया जाएगा। विवाद बढ़ने के बाद बीएसएफ जवान तेज बहादुर ने अपनी पत्नी से फोन पर बातचीत में अफसरों से धमकी मिलने की बात कही है। मेरे को यहाँ गार्ड लगा के चुपचाप बिठा दिया गया और डीआईजी धमकी दे रहा है मेरे ऊपर से, मेरे को तो मैं नौकरी करने नहीं दूंगा। कुछ भी कर सकते हैं, वो सजा भी दे सकते हैं जब दबाव डाल रहे हैं कि अपना वो वापस ले ले शिकायत और माफी मांग ले, तो कुछ भी हो सकता है। तो यही चाहते हैं कि ये मामला अच्छे से सुलझ जाए और हमारे साथ इंसाफ हो और वो सही सलामत यहाँ पर आ जाए, सही सलामत आ जाए। उधर बीएसएफ के डीजी आज पुंछ के मंडी मंदिर बीएसएफ कैंप का दौरा करने पहुंचे, जहां पर जवान तेज बहादुर तैनात था। उसकी जांच होगी और उसके जांच के बाद जो चीज उसमें आएंगी, अगर वो बातें सही हैं तो उनमें हम लोग कैसे अच्छे उसको बढ़ोतरी कर सकते हैं, वो होगा। केंद्रीय कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की सुविधाओं के मसले पर आज वित्त मंत्रालय अहम बैठक कर रहा है। इसमें तेज बहादुर के उठाए मुद्दों, मसलन राशन अलाउंस और बाकी भत्तों पर अलग से चर्चा हो सकती है। रेवाड़ी से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तेज बहादुर का मामला सुर्खियों में आने के बाद ही सीआरपीएफ के जवान जीत सिंह का भी एक अब वीडियो वायरल हो गया है। सेना जैसी सुविधाओं की मांग करते हुए जीत सिंह की गुहार पर सरकार ने चर्चा करने का भरोसा दिया है। मैं आप लोगों के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं
आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है हमें उससे कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारे साथ नहीं भेदभाव क्यों? तेज बहादुर की तर्ज पर सीआरपीएफ जवान जीत सिंह ने भी अपने दिल की बात देश और सरकार के सामने सोशल मीडिया के जरिए रख दी। सुरक्षा बलों के जवानों को लेकर माहौल गर्म है, लिहाजा जीत सिंह की गुहार पर केंद्र सरकार के कान फौरन खड़े हो गए। कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से जांच करना चाहिए और मेरा तरफ से ये कहना है कि कोई मामले सामने में आए हैं तो हम लोग उसको गंभीरता से लेता है। तो अभी का जो इस मामले में गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन जब तक रिपोर्ट पूरा सामने में नहीं आएंगे तो उसके बारे में आगे हम कह नहीं सकते कि इसमें सच्चाई क्या। दोस्तों, मैं कांस्टेबल जीत सिंह, मथुरा के रहने वाले जीत सिंह का ये वीडियो अक्टूबर 2016 का बताया जा रहा है। परिवार के मुताबिक वो सीआरपीएफ के बाद की जिंदगी को लेकर परेशान रहता था। ऐसी बातें किया करते थे और बताते थे कि हम काफ़ी दूर से खड़े खड़े ट्रेन में आते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और भविष्य के लिए भी तमाम चिंताएं वो जाहिर करते थे कि 20 साल के बाद 18 साल के बाद जब रिटायरमेंट आएंगे तो पेंशन की सुविधा गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दी गई है सीआरपीएफ के लिए, तो वहाँ जाकर के फिर पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब समझिए कि जीत सिंह अर्धसैनिक बलों की सेना से किस मामले में बराबरी का सवाल उठा रहा है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीटी, सीआईएसएफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। 2004 से पेंशन बंद, पेंशन अब भी जारी। पैरामिलिट्री अलाउंस नहीं, सेना अलाउंस मिलता है। रेल आरक्षण में कोटा नहीं, रेल आरक्षण में सेना कोटा। अन्य नौकरियों में एक्स सर्विसमैन कोटा नहीं, एक्स सर्विसमैन कोटा लागू। न्यूनतम वेतन भत्ते 2,97,000, न्यूनतम वेतन भत्ते 3,24,000। लेकिन सीआरपीएफ के मुताबिक इसमें से ज्यादातर शिकायतें दूर कर ली गई हैं, बाकी पर बातचीत जारी है। मैं ये कहता हूं कि जो उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो हम गवर्नमेंट के सामने लेके गए हैं और जो जितना हमसे हो सकती है वो हम कर रहे हैं। लेकिन सीआरपीएफ से रिटायर हुए सब इंस्पेक्टर रणबीर सिंह का खास विरोध प्रदर्शन ये बताने के लिए काफी है कि मामला सुलझने से काफी दूर है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के औरंगाबाद में सीआईएसएफ के एक जवान की गोली से 4 जवानों की मौत हो गई। आपसी विवाद को लेकर मामला गोलीबारी में तब्दील हो गया। घटना में 2 जवानों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 2 इलाज के दौरान दम तोड़ गए। खबर अब नोटबंदी की। आज यूपी में कई जगहों पर बड़ी रकम पकड़ी गई है। पुलिस को आशंका है कि चुनाव के मद्देनजर ये रकम यहां से वहां हो रही है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं 5 अलग अलग जगहों से जहां पर भारी मात्रा में पैसे पकड़े गए। अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद और संभल ज्यादातर हजार रुपए की नोटों की गड्डी में इन पैसों को ले जाया जा रहा था। पुलिस का यह सोचना है कि चुनाव के मद्देनजर ही इस बड़ी रकम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। तो अलग अलग जगहों पर इस बड़ी रकम की धरपकड़ हुई है, पर काले धन का क्या है गाजियाबाद कनेक्शन, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली से गाजियाबाद जा रही इस वैन को चेक पॉइंट पर तैनात पुलिस वालों ने रोककर तलाशी ली तो उनके भी होश उड़ गए। वैन के अंदर रखे इन 6 बक्सों में 3 करोड़ रुपए के नोट भरे हुए हैं। वैन सवार 2 लोगों का दावा था कि ये रकम एक प्राइवेट बैंक की है, लेकिन उनके पास बैंक से संबंधित जरूरी दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने आयकर विभाग को मामले की जानकारी देकर रकम जब्त कर ली है। मध्य प्रदेश के खरगोन में 500 के नए नोट देखकर इस शख्स का दिल ही बैठ गया। हेमंत सोनी ने एटीएम से 1500 रुपए निकाले। एटीएम ने उन्हें 500 के 3 नोट दिए, लेकिन इनमें से 2 नोट एक तरफ से बिल्कुल कोरे थे।
पैसे निकाले मैंने। हाँ, तो उसमें क्या परेशानी है? इसमें अभी 1500 रुपए निकाले, जिसमें से 2 नोट एक साइड मिसप्रिंट आ रहे हैं और एक साइड प्रिंटिंग ही है। ऐसा है? इस टाइप कैसे कोरे आ रहे हैं मतलब? हाँ, एक साइड से कोरे आ रहे हैं। शुक्र ये रहा कि बैंक ने इसे छपाई की गलती मानकर हेमंत के नोट बदल लिए। हाँ, कुछ मिसप्रिंट नोट आए हैं और उसके हमने सीरीज नोट करके आरबीआई भेजने के लिए लिख दिए, कार्रवाई कर रहे हैं और कस्टमर को हमने चेंज करके दे दिए हैं। नोट छापने की हड़बड़ी में ये कोई पहली गफलत नहीं है। इससे पहले एमपी के ही श्योपुर में कुछ किसानों को बैंक से 2000 के नए नोट मिले थे, जिसमें से गांधी जी की तस्वीर ही गायब थी। इधर कड़ाके की सर्दी में भी दिल्ली के आरबीआई दफ्तर के बाहर पुराने नोट बदलवाने के लिए एनआरआई की कतारें लगी हैं। नोटबंदी का दौर खत्म हो गया, लेकिन आरबीआई के आगे अभी भी लोगों का तांता लगा हुआ है। दरअसल लोग आए हैं एक्सचेंज कराने के लिए मनी। कई एनआरआईज मौजूद हैं, कई आम लोग मौजूद हैं जिनको नहीं पता है रूल के बारे में, वो भी यहाँ आए हैं शायद इस उम्मीद में कि पैसा जो है उनका एक्सचेंज हो जाएगा। 500-1000 के नोट उनके पास है। मुझे अब अंदर जाके पता लगेगा। पहले तो बैंक वालों ने मुझे भेजा था चंडीगढ़ आरबीआई, वहाँ पे जुलूस निकला और वहाँ से मैं यहाँ आई हूँ। अब पता नहीं आज यहाँ भी क्या होता है। बाहर से आए लोगों को तंग है, हम तो बहुत ज्यादा तंग है। लाइनों में आके खड़े हो रहे हैं बिना रीजन के। खरगोन से उमेश रिवलिया और गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। आप देख रहे हैं इंडिया 360। हाल ही में पीएम मोदी से नजदीकियां दिखा रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर मोदी सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। क्या बोला नीतीश कुमार ने, देखिए इस रिपोर्ट में। अक्टूबर 2016 में लॉ कमीशन ने सभी राज्यों को 16 सवालों की एक लिस्ट भेजकर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनकी राय मांगी थी। 3 महीने बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लॉ कमीशन के सवालों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। नीतीश सरकार ने लॉ कमीशन को लिखे चिट्ठी में कहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूछे गए आपके सवाल ऐसे बनाए गए हैं कि इनका जवाब एक खास तरह से ही देने का दबाव बनता है। बिहार सरकार अपना जवाब इन सवालों के आधार पर नहीं दे सकती। संविधान निर्माताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम सहमति की बात कही थी। सवाल उठता है कि क्या ऐसी सहमति समाज में बन पाई है? लॉ कमीशन के चेयरमैन श्री चौहान द्वारा राज्यों को जारी की गई लॉ कमीशन की जो क्वेश्चनरीज है वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। यस या नो, हाँ या ना, स्कूल टीचर की तरह से जिस तरह से राज्यों को उन्होंने भेजा है हमें उसकी भाषा पे भी ऐतराज है। ऐसे नॉन इश्यूज पर चर्चा करा करके कम्युनल पोलराइजेशन करके सरकार क्या करना चाहती है? विरोधी पार्टियों का आरोप है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार ने वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश में समान नागरिक संहिता का मुद्दा उछाला है। आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और उसका असर दिख रहा है मैदानी इलाकों में। यहां तक कि तापमान कई मैदानी इलाकों में 0 के नीचे भी पहुंच गया। और आपके लिए खबर, अगर आपसे ठंड नहीं सही जाती है तो बुरी खबर यह है कि अगले 2 दिनों तक भी इस ठंड से कोई राहत नहीं मिलेगी। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने उत्तर भारत में क्या कुल्फी जमाई है, देखिए। चूरू 1.9 डिग्री, श्रीगंगानगर 1.1 डिग्री, नारनौल -0.5 डिग्री, भिवानी 0 डिग्री, अमृतसर -0.8 डिग्री, दिल्ली लोधी रोड 2 डिग्री। राजस्थान में पेड़ पौधे, खेतों में खड़ी फसल सब जम गए। 2 रोज से बर्फ शाम जमी हुई है पूरे दरख्तों पे, बाढ़ पे, गेहूं के ऊपर जहाँ भी पानी लगा हुआ है वहाँ पर पूरी फतेहपुर शेखावाटी के अंदर 2 रोज से काफी बर्फ जमी हुई है। कपकपा देने वाली हवाओं और गलन भरी सर्दी से 2 दिन तक कोई राहत मिलने वाली नहीं है। हमारा ये अनुमान है कि अगले 48 घंटे में शीतलहर का प्रकोप उत्तर भारत में रहेगा। उसके बाद 14 तारीख की सुबह से इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा। राजधानी दिल्ली में इस बार सर्दी ने काफी देरी से दस्तक दी, लेकिन चंद रोज में ही सारी कसर निकाल ली। देखिए, बुधवार को दिल्ली के अलग अलग इलाकों का न्यूनतम तापमान। सफदरजंग 3.4 डिग्री, पालम 4.4 डिग्री, आयानगर 4.9 डिग्री, लोधी रोड 2 डिग्री।
सबसे ज्यादा ठंडी है साहब, यहाँ पटरी पे मरे जा रहे हैं, नहीं कोई आग जल रही है, नहीं कोई कम्बल है, नहीं कुछ है, ठंड में ऐसे ही पड़े रहते हैं पटरी में। जो कपड़े कट के होते हैं कतरन, ये लेके आ जाते हैं, फिर लकड़ी चुन के लाते हैं, उससे हाथ सेक लेते हैं, जला लेते हैं, ठंड में रहते हैं यहाँ पे। मैदानों का ये हाल क्यों है, अब ये देखिए। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक बर्फ की सफेद चादर बिछी है और यहीं से आने वाली हवाएं मैदानों पर कहर ढा रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जनवरी को थोड़ी सी राहत के बाद 15 से 17 जनवरी के बीच पहाड़ों पर फिर से जमकर बर्फबारी होगी, यानी मैदानों पर सर्दी का रेड अलर्ट जारी रहेगा। दिल्ली से सिद्धार्थ तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। टाटा सन्स को आखिरकार नया ग्रुप चेयरमैन मिल ही गया। नटराजन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के नए ग्रुप सीईओ होंगे। नटराजन चंद्रशेखरन इससे पहले टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। वो 1987 से टाटा ग्रुप से जुड़े हैं और इस ग्रुप के सबसे युवा सीईओ में से एक होंगे। नटराजन चंद्रशेखरन ने त्रिची के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर एप्लीकेशन से मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, यानी कि वो टीसीएस के सबसे युवा सीईओ में से एक होंगे। बहुत वक्त तक टाटा सन्स में उथल पुथल रही है क्योंकि साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच में झगड़ा चल रहा था। 1987 में वो टाटा सन्स के साथ जुड़े थे। उससे पहले त्रिची से उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की थी कंप्यूटर एप्लीकेशन में। काफ़ी वक्त से टाटा सन्स के साथ रहे हैं। इससे पहले वो जिस टाटा कंपनी में थे उसका नाम है टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और अब आखिरकार वो ग्रुप सीईओ बनेंगे। टाटा सन्स के सबसे युवा सीईओ में से एक होंगे चंद्रशेखरन। और अब से बस करीब एक महीना बाद 21 फरवरी को वो टाटा सन्स की बागडोर संभाल लेंगे। इंडिया 360 में आज के लिए बस इतना ही। एक और ब्रेक का वक्त हो गया है, उसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।